डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब तक के जितने लेक्चर हमारे हो चुके हैं इसके अंदर हमने सी प्लस लैंग्वेज का जो बेसिक मामला आते हैं वो देख लिए हैं। हमने जो लॉजिक के जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको देखा है और काफ़ी सारी जो एग्जांपल्स हैं वो हमने रन की। जो बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्रामिंग का वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से देखा है, उस पर काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी कर ली है। उम्मीद है आप इन तमाम मामला को समझ गए होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू भी करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में हम ये टॉपिक सारे कवर कर लेंगे। और ये लेक्चर है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि हमने जब डिसीजन लेना है, जब हमारे पास मामला आ जाते हैं इफ के, अगर ऐसा है तो कैसा करेंगे, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा है तो फिर ये करें, नहीं तो ये करें। तो इस तरह के काफी सारे मामला हैं जो हमारे रियल लाइफ के अंदर हमें हर वक्त फेस करने पड़ते हैं। तो आज का तमाम लेक्चर इसके ऊपर मुश्तमिल है और आज इस चैप्टर को हम एंड भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी इफ स्टेटमेंट है, इसे डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। और हमारी जिंदगी के बेशुमार मामला इफ से रिलेटेड हैं। जैसे कि कोई म्यूजियम वाला है, वो कहता है कि भाई अब हमारे म्यूजियम के अंदर एक पॉलिसी बन गई है कि अगर 60 ईयर से ऊपर कोई एज के बंदे आएंगे जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं तो उनकी कोई टिकट नहीं है। हाँ, उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उनसे 200 रुपीज जो है वो चार्ज किए जाएंगे एज अ टिकट। कि यहाँ पे भी तो इफ आ गया कि एज के ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर एज उसकी 60 से ज्यादा है देन टिकट की वैल्यू जो है वो 0 है, अदरवाइज टिकट की वैल्यू 200 है तमाम लोगों के लिए। सिमिलरली ईद के मौके के ऊपर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए पैकेज देती है और वो आइडेंटिफाई करती है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं जो 50,000 के अप्रोक्सीमेटली सैलरी ले रहे हैं, इससे कम ले रहे हैं। वो कहती हैं कि ये जो बेचारे लोग हैं ईद के मौके के ऊपर इनको बेनिफिट देते हैं और 20% अलाउंस दे देते हैं, ईद अलाउंस, स्पेशल अलाउंस इनको कह के, ताकि ये भी ईद अच्छे तरीके से गुजार सके। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 50,000 से लेस है। तो ये भी एक इफ का सिनेरियो बन गया। सिमिलरली एक दुकानदार है, वो कहता है कि मैं अपनी सेल को मजीद बढ़ाऊं ताकि लोग मेरे से ज्यादा जल्दी परचेज करें। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट करता है, एक स्कीम देता है कि भाई जो लोग भी मेरे से 20,000 प्लस की परचेज करेंगे मैं उसको 3% डिस्काउंट दूंगा उसकी परचेज जो बिल बनेगा उसके ऊपर। तो इस पे भी लोग जो है जो कि 10,000 या 15,000 की ले रहे थे, परचेज कर रहे थे, अब वो 20,000 या इससे प्लस का टारगेट अचीव करेंगे और दुकानदार के पास जल्दी पैसा आएगा। ऑब्वियसली उसमें से डिस्काउंट भी उसे देना पड़ेगा, लेकिन उसे पता है कि मैं इस डिस्काउंट, मुझे इस टाइम पैसे की जरूरत है तो उसके बाद पैसा जल्दी आ जाएगा। ये भी इफ का सिनेरियो है। अगर सेल जो है वो 20,000 से ज्यादा किया दुकानदार ने और देन उसको 3% डिस्काउंट दिया जाएगा। इफ का सिनेरियो आ गया सेल प्राइस के ऊपर, ये बात आ गई। तो ये तमाम मामला को किस तरह डील किया जाता है, तो हम इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे ऑपरेटर आते हैं उन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉडुलस। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास 6 होती हैं। एक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। सिंगल आपको पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हो, तो डबल कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 इज ग्रेटर देन 3, जी बिल्कुल 5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू। 5 इज लेस देन 3, नो, इसका आंसर फॉल्स। 7 इज इक्वल टू 7, जी 7 इज इक्वल टू 7 है और इसका आंसर आपका ट्रू। अब हमारे पास इक्वल टू का सिनेरियो है कि ये ग्रेटर देन के लिए भी चेक करेगा और इक्वल टू के मामला को भी साथ चेक करेगा। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जी 5 3 से बड़ा है, इसने ये चीज सेटिस्फाई कर दी। अगर यहाँ पे होता 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, तब भी ये कंडीशन ट्रू होती क्योंकि इक्वल टू का सिनेरियो सेटिस्फाई हो जाता। सिमिलरली 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 3, ना 5 छोटा है ना बराबर है 3 के, दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए इसका रिजल्ट क्या है? फॉल्स। 5 इज नॉट इक्वल टू 3, 5 3 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल वो भी तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो आंसर इसका क्या आया? ट्रू। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको बना के दिखाए गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया गया और बीच में कहीं आपको
रिलेशनल ऑपरेटर भी नजर आ रहे हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आपको पता है कि जब एक्सप्रेशन के अंदर जब भी आपके पास इनकी प्रीसिडेंस के मल्टीप्लाई डिवीजन रिमाइंडर की प्रीसिडेंस ज्यादा है देन प्लस और माइनस की है, तो जब इसको इस तरीके से वैल्यूएट होगा कि सबसे पहले ये ऑपरेटर परफॉर्म होगा 7 × 3 = 21, 7 देन उसके बाद 7/2, ये इंटीजर डिवीजन है, ऑब्वियसली आंसर आपका 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4। तो 26, ये इसको जब पहले तो ये 3 4 = 12, देन ये एडिशन परफॉर्म होगी जो कि 26 ग्रेटर देन 12 है जी, बिल्कुल है, तो आंसर क्या आ गया आपका ट्रू। सिमिलरली आपको अगर वैल्यूज वेरिएबल की सूरत में दे दी गई हैं a = 4 एंड b = 6, a - b is less than a + b, -2 is less than 10, yes ट्रू। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू का सिनेरियो भी आ गया, और इसके अंदर भी वही आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले परफॉर्म होंगे देन आपका रिलेशन ऑपरेटर काम करेगा। तो पहले एक्सप्रेशन में से अरिथमेटिक ऑपरेटर सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने इनकी प्रीसिडेंस को चेंज करना है देन वही पैरेंथेसिस का सहारा लें और आप इनकी ऑर्डर को प्रीसिडेंस को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद 5 + 3 × 7 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7/2 × 4। जब इसको आप इवैल्यूएट करेंगे ये चीज भी सेटिस्फाई कर जाएगी, आंसर ट्रू। एंड ये बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस भी आपको दिखा। इफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तरीकेकार हैं, वो ये है कि ये इफ ये सिंटैक्स है, उसके बाद ब्रैकेट आना जरूरी है, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड देन देयर इज अ एंडिंग ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट जिसे कहते हैं, और बीच में आपका कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या होंगी? जो आपको यहाँ पे ये सिनेरियोस दिए जा रहे हैं, ये तमाम की तमाम कंडीशन दी जा रही हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिखाएगी। इन्हीं में से मिलते जुलते कोई जो भी आपकी इस टाइम जरूरत है वो वाला स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा, और वो चीज क्या कहलाएगी? कंडीशन। और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये अपने नॉर्मल बिहेवियर की तरफ दोबारा आ जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। जो आपका सीक्वेंस में पहले स्टेटमेंट चल रही थी उनको ट्रू पार्ट की तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ उसी केस में जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं ट्रू पार्ट के अंदर, देन आपको फिर ये बॉडी करली ब्रेसेस लगानी है ताकि ये बॉडी बन जाए, उसे पता चल जाए कि ट्रू पार्ट के अंदर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे एग्जीक्यूट करनी है एज अ ट्रू पार्ट। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट इन अ सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जब इनसे बाहर निकलेगा तो जो आपके प्रोग्राम की अगली सीक्वेंस स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी। और बिलफर्स कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इस बॉडी में आएगा ही नहीं, इसके बाहर निकलेगा, और जो इस जगह पे स्टेटमेंट ऐसे है उसका। अगर फ्लो चार्ट की सूरत में इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरीके से है। ये आपका डायमंड सिंबल कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डायमंड सिंबल। इसके अंदर आपकी कंडीशन आती है, हम लिखते हो इफ कंडीशन, और इसमें से एक इसका इन होता है, दो इसकी आउट होती है। कितने इन है? एक इन है और इसकी दो आउट्स होती हैं, एक ट्रू को रिप्रेजेंट करती है, एक फॉल्स को। ट्रू वाला जो पार्ट है वो फिर जो ट्रू के आगे स्टेटमेंट्स है वो तमाम इधर आ जाएंगी, और फॉल्स में क्योंकि हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो एग्जैक्ट ये फॉल्स इस जगह पे आएगा, और यहाँ पे आके ये कनेक्टर, इसे कनेक्टर सिंबल कहते हैं, ये कनेक्ट होगा और प्रोग्राम अपने सीक्वेंस में दोबारा चल पड़ेगा। तो ये तो इफ का स्ट्रक्चर हुआ। अब हमने जो पहले स्टेटमेंट्स देखी हैं, दिस वन, इनमें से हम अब बनाते हैं प्रोग्राम एक के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपके टिकट का म्यूजियम के लिए प्रोग्राम की बात की गई कि आपने स्टार्ट में सबसे पहले क्या ले ली? एज एज अ इनपुट ले ली, और टिकट की वैल्यू आपने 200 कर दी स्टार्ट में। अगर एज ग्रेटर देन 60 है तो टिकट आपने क्या कर दिया? 0। और अगर वो 60 से ग्रेटर देन 60 नहीं है, ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो इस पाथ पे आ जाएगा, ट्रू वाली साइड पे जाएगा नहीं, फॉल्स वाली साइड पे आएगा। यहाँ पे ये कनेक्टर यानी कि इफ का एंड हुआ, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो आउटपुट आपको दे देगा टिकट की। इसका कोड आपके सामने ये हाजिर है। यहाँ पे एज और टिकट की वैल्यू शुरू में ही हमने 200 कर दी। जब जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वहीं पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही है, इस चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। जहां पर वेरिएबल डिक्लेयर हो वहीं पे उसको वैल्यू असाइन हो जाए। यहाँ पे हमने फिर आपसे एज की वैल्यू डिमांड की, वो आपको सीन आपने दे दी एज की वैल्यू। अगर एज की वैल्यू आपने जैसे कि यहाँ पे 37 दी है तो ऑब्वियसली इस पे टिकट बनती है, तो उसने बता दिया यू हैव टू पे 200।
और यहाँ पे 65 है, यहाँ पे टिकट नहीं बनती, तो उसने कह दिया यू हैव टू पे ₹0 कि आपने कुछ भी पे नहीं करना। वो कैसे पता लगा? आपने यहाँ एज चेक की, एज ग्रेटर देन 60 है जी, बी एज ग्रेटर देन 60 है तो इस बॉडी में आ जाओ, और टिकट की वैल्यू को अब क्या कर दो, जो कि 200 थी उसे क्या कर दो, 0। और जब इससे बाहर निकलेंगे तो आप टिकट की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। क्यों? जब ऐसे 35 आपने एज दिया तो इस बॉडी में तो आएगा नहीं, इसके बाहर जाएगा, टिकट की वैल्यू तब्दील ही नहीं होगी, जो पुरानी वैल्यू है टिकट की वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इसकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बनी। अब हम चलते हैं अगले, कुछ पॉसिबल सिनेरियोज बड़े इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाले, जरा उसको समझ लें। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है 3 + 2 रिमाइंडर 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक्सप्रेशन है पूरा। हम पहले अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करेंगे। 2 रिमाइंडर 5, 2 को 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आएगा, हमें पता है कि इस केस के अंदर रिमाइंडर 2 आएगा। 3 + 2 5 होता है, ठीक है। तो इस पूरे का आंसर आपको मिला 5। 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है जी, बिल्कुल 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि इक्वल टू का सिनेरियो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपका ये जो ट्रू पार्ट की स्टेटमेंट है ये। हम इस जगह पे आते हैं इंट x इज इक्वल टू 3, और यहां पे कहते हैं इफ x असाइन 5 सी आउट हाई, तो क्या होगा? आप सपोज करेंगे हाई यहाँ पे कि ये इक्वल नहीं है, तो ये निकल जाएगा नहीं सर। असल बात ये है कि ये इक्वल टू ऑपरेटर ही नहीं है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक्स में शुरू में वैल्यू तो 3 जाएगी, लेकिन जब इस स्टेटमेंट पे आएगा तो एक्स को 5 वैल्यू असाइन कर देगा, तो एक्स के पास क्या वैल्यू आ जाएगी अब, 5। और यहाँ पे जो कंडीशन है, और तो कोई चीज नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। तो अदर देन जीरो, अदर देन जीरो वैल्यू क्या कंसीडर होगी, 1। अदर देन जीरो आपकी ट्रू कंसीडर होगी। तो यहाँ पे क्योंकि आपको x, यहाँ पे x को 5 असाइन करेगा और आपके पास x की वैल्यू रह जाएगी, तो x की वैल्यू, x के अंदर 5 है, 5 अदर देन जीरो है, तो इसका आंसर बना ट्रू। जब इसका आंसर ट्रू हुआ तो इसने ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट कर दिया हाई। अब आपसे पूछा जाता है इफ 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या 5 ग्रेटर देन 7 है? आप कहते हैं जी बिल्कुल 5 ग्रेटर देन 7 नहीं है, तो हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। ट्रू पार्ट के अगेंस्ट वो देखता है सबसे पहले मुझे पहला समी स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिल जाए, जहां उसे पहला स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिलता है वो उसकी पहली कंडीशन, वो ट्रू स्टेटमेंट वहां पे खत्म होगी। बाकी रेस्ट ऑफ जितनी स्टेटमेंट है वो सीक्वेंस के अंदर आती है। तो पहला स्टेटमेंट टर्मिनेटर से कहां मिल रहा है, दिस वन, इसके साथ कोई भी आपको स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही, नल स्टेटमेंट है, ये आपका प्रॉब्लम है, उसका नहीं। उसने स्टेटमेंट टर्मिनेटर देख लिया, उसने कह दिया कि इसके बाद मुझे ट्रू पार्ट के अंदर ये वाली चीज एग्जीक्यूट करनी थी, ये फॉल्स है, तो उसने इस पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करा, पहला सेमीकोलन को उसने ओमिट किया और इधर आ गया, और आपको क्या मिल गया प्रिंट पे, होला। सिमिलरली इफ -3, मैंने अभी आपको बताया कि अदर देन जीरो, -3 हो या +3 हो एक ही बात है, अदर देन जीरो में आ जाता है। अदर देन जीरो के केस के अंदर आपको आंसर क्या मिल गया, ये कंडीशन, ये ओवरऑल कंडीशन जो है ये ट्रू कंसीडर होगी, और आपको रिजल्ट मिलेगा सी आउट चाओ, आपको स्क्रीन के ऊपर चाओ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट जो कि एल सिनेरियो है, जिसके अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके ऊपर भी हम कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी है तब तो होनी ही होनी है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी है देन उसके ऊपर भी अगर भी हम एक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सिनेरियोज आपको गिवन है कि बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की है कि अगर वो लेस देन 50,000 है तो उसको हाउस रेंट अलाउंस दे दें 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, उसको डियरनेस अलाउंस दे दें 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, और कि अगर उसकी सैलरी अबव देन इक्वल टू एंड अबव देन 50,000 है तो उसका हाउस रेंट अलाउंस फिक्स कर दें 5,000, और डियरनेस अलाउंस उसको 60% बेसिक सैलरी का दे दें। अब आप बताएं कि उसकी क्या, उसकी ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी, मतलब कि आप सैलरी आप इनपुट दें, ट्रू के केस के अंदर अगर ट्रू है लेस देन 50 है तो जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है देन एल्स पार्ट के लिए भी आपके पास ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो, और उसके बाद आप ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करें। सिमिलरली ईद के अलाउंस के ऊपर
जब उसने डिस्काउंट बोनस दिया, क्या कहते हैं, अलाउंस दिया, स्पेशल अलाउंस इसका 20%, तो बाकी एम्प्लॉयज की तरफ से भी डिमांड है कि सर हमें भी कुछ दें, हमारे भी छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए भी ईद का त्यौहार है, महंगाई हमारे लिए भी है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि क्योंकि ये एम्प्लॉयज भी वाकई सही कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिनकी सैलरी 50% से अबव है उनको 10% जो है बेसिक सैलरी का अलाउंस दे दो, क्योंकि सैलरी ज्यादा है, ऑब्वियसली 10% की बात ज्यादा पड़ेगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया। अब आपने बताना है कि उसे सैलरी कितनी मिलेगी। फॉल्स के केस के अंदर भी उसको 10% देना है, ट्रू के केस में 20% देना है। सिमिलरली उसने कहा कि जो डिस्काउंट वाला मामला था, जिसके अंदर शॉपकीपर के डिस्काउंट की बात थी, वहां पे कुछ कस्टमर की और रिक्वायरमेंट आई और उन्होंने कहा सर हमें भी आप बेनिफिट दें। दुकानदार ने इसके ऊपर सोचा, उसने कहा ओके इनको भी बेनिफिट देते हैं। उसने कहा 10,000 से 20,000 के दरमियान में अगर कोई सेल हमारे से चीजें परचेज करेगा तो हम उसको 1% डिस्काउंट देंगे। जीरो नहीं देते, 1 देते हैं, ताकि लोग हमारे से मोटिवेटेड रहें। ये ना हो कि जिनकी इससे कम परचेज है तो वो हमारे छोड़ जाएं, या और कस्टमर की तरफ से डिमांड भी आ रही है, तो इसमें भी एल्स पार्ट आ गया। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट किस तरह डील की जाती है। तो एल्स पार्ट के अंदर या तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ सकती है, ट्रू में एक स्टेटमेंट आ सकती है, एल्स में भी एक आ सकती है। दोनों में से किसी भी पार्ट में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। तो इसमें जो एल्स पार्ट है उसका तरीका कार ये है कि जैसे कि इफ कंडीशन दिस ट्रू, एल्स के केस के अंदर जब फॉल्स हो जाए तो क्या एक्टिविटी करनी है, दिस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपकी सीक्वेंस की कंडीशन। ट्रू होगा तो वो इधर जाएगा और उसके बाद स्टेटमेंट एस पे आ जाएगा। फॉल्स होगा तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी फॉल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इधर आ जाएगा। रूल वही है ट्रू के केस के अंदर भी और फॉल्स के केस के अंदर भी, वो सिर्फ पहला सेमी कॉलन जिससे स्टेटमेंट टर्मिनेटर है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको देखता है। अगर वो मिल गया ओके, नहीं मिला तो वो वहां से बाहर निकल आए। मतलब वहीं तक उसने पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर तक रुकना है, उसके अलावा उसने बाकी स्टेटमेंट को उसने सीक्वेंस के अंदर ही कंसीडर करना है। हाँ, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है ट्रू के अंदर या फॉल्स के अंदर, तो फिर आपको उसकी बॉडी बनाना लाजमी है, इस कर्ली ब्रेसिस के साथ आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लो चार्ट के अंदर एक मॉडिफिकेशन कि ट्रू के केस के अंदर आपके पास ये कंपोनेंट आ गया और फॉल्स के केस के अंदर आपके पास ये पूरी ब्रांच बन गई, जिसके अंदर आप फॉल्स के अंदर भी आपने एक्टिविटी को साथ रिप्रेजेंट किया और ये कनेक्टर आया, और जो बाकी सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम है वो उसी तरीके से आ गया। अब ये ब्रांच बन गई। ट्रू के केस में इस ब्रांच से सीक्वेंस पे आ गया और फॉल्स के केस में इस ब्रांच को फॉलो करते हुए वो अपनी सीक्वेंस जो स्टेटमेंट्स जो बाकी रहती है प्रोग्राम की उसकी तरफ। प्रोग्राम वही मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया बड़ी डिटेल के साथ। आपकी लेस देन 50 वाला, 50,000 वाला जो एम्प्लॉयज का सैलरी के लिए है, तो उसके अंदर हमने इसका ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इनपुट ली आपने बेसिक सैलरी, अगर बेसिक सैलरी लेस देन 50 है, ट्रू हो गया काम, तो आपने ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट की, आपने 10%, 10% था 10/100 जिसका वैल्यू बनती है 0.1, तो मैंने उसके साथ ही इसे मल्टीप्लाई करा दिया। और ये वैल्यू मुझे फ्लोट टाइप लेने पड़ेगी, अदरवाइज इसका इंपैक्ट खराब हो जाएगा। तो मैंने इसे फ्लोट टाइप लेके इसको मल्टीप्लाई करा देना। HRA भी बन गया, DA भी बन गया मेरा 5.5%, मतलब 50% था। 50/100 वो आपके पास 0.5 के करीब, 0.5 वैल्यू आती है, तो मैंने BS को डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर ये ग्रेटर देन 50,000 है तो आपने 5,000 यहाँ पे सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस किया और इसे 60% जो है उसका DNS अलाउंस कैलकुलेट किया। दोनों ब्रांचेस से हम यहाँ पे आए तो अब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होगी, जो कि BS जमा HR जमा DA आपका होगा, और एट द एंड आप ग्रॉस सैलरी को प्रिंट कराएंगे, वहां स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। दीज वैल्यूज हमने ले ली। अब आपने इंटर बेसिक सैलरी उससे करवा ली, दिस वन CNBS करवा लिया। अब आपने इस बेसिक सैलरी को चेक किया, जो बेसिक सैलरी के पॉजिटिव साइड का कोड है वो लिख दिया, फॉल्स के अंदर फॉल्स साइड वाला कोड लिख दिया, और यहाँ पे आपने ग्रोथ सैलरी कैलकुलेट की और इसको आपने प्रिंट करा लिया। मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग अप्लाई की है, आप करें, आपकी मर्जी, नहीं तो इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, समझना शुरू करें। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अगर दिया 25,000, तो उसने ये सारी चीजें कैलकुलेट करके मुझे 40,000 बताया, और मैंने ये एक्स्ट्रा वैल्यूज प्रिंट भी करा दी कि हाउस रेंट अलाउंस तुम्हारा जो है इस केस में 22,500 है, और डेनर्स अलाउंस 12,500 है, टोटल मिल मिला के आपको बन गए 40,000 प्लस। और अगर आपने सैलरी एंटर किया 1,25,350,
देन आपको जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 2,05,560 आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल इन्हीं फार्मूला से जो हमें डिमांड की गई थी, ये इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कि हमने एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराई है, तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट के केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ा है, ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, मैं कर्ली ब्रेसेस ना लगाता तो क्या होता? कर्ली ब्रेसेस अगर मैं ना लगाता और दो स्टेटमेंट लिखता तो मुझे सबसे पहले तो कंप्यूटर की तरफ से एरर मिल जाता। क्या एरर मिलता? कि भाई एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो तो ट्रू पार्ट आ गया, आगे तो सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, वो भी हो गया, तो तुम ये एल्स उसके बाद कैसे लिख सकते हो? ये तो अलाउ ही नहीं है। एल्स तो ट्रू पार्ट के फौरन बाद आता है। ये नहीं है कि प्रोग्राम का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आप एल्स लगाते फिरें। तो मैंने गलती की, मैं भूल गया था, तो मैंने इसलिए वहां पे पैरेंथेसिस दोबारा लगानी है ताकि ट्रू पार्ट इंश्योर हो जाए। अगर आपने एल्स देना है और ट्रू पार्ट के अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे, देन सिर्फ एक स्टेटमेंट आ सकती है, एक से ज्यादा नहीं आ सकती, अदरवाइज एरर आ जाएगी। क्योंकि उसने सिर्फ पहला स्टेटमेंट टर्मिनेटेड देखना होता है, वो उसे एज अ ट्रू पार्ट कंसीडर करेगा, उसके बाद समझेगा प्रोग्राम चल पड़ा, उसके इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया, इफ के मामला खत्म हो गया, मुझे बाकी प्रोग्राम को उस तरीके से लेके चलना है। और अगर उसके बाद स्टेटमेंट के बाद एल्स मिलता है तो वो कहेगा भाई इसका इफ कहाँ है, मुझे तो इसका इफ नहीं मिल रहा, ये तो एरर है, तो वो फिर आपको एरर उसके बारे में बता देगा। क्लियर? नो कम टू नेक्स्ट टाइम। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट। भाई ये ना बड़े ही डायनामिक, यहां से आपकी कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाता है। आप जिधर मर्जी जो मर्जी स्टेटमेंट लिख दें, कोई आपको नहीं रोकता, सब चीजें अलाउ हैं। इफ के अंदर इफ के ट्रू पार्ट में मजीद कंडीशन आ जाए, उसके ट्रू पार्ट में मजीद कंडीशन आ जाए, इसके किसी के फॉल्स पार्ट में कंडीशन आ जाए, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आपने अपनी लॉजिक को देखना है, उसके हिसाब से आपने प्रोग्राम बनाना है उसका लिए। तो यहां पे आके आपको बहुत ज्यादा सहूलत मिलती है फ्लो चार्ट से। जब आप फ्लो चार्ट समझते हैं, देन ही अपनी मतलब प्रॉब्लम समझते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर आप कोड करते हैं, तो आपको प्रोग्राम समझ आएगा। अदरवाइज नेस्टेड इफ को समझना मुश्किल हो जाए। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये पूरा कोड आपके सामने गिवन है, ये ट्रू पार्ट के अंदर कंडीशन है, फिर उसके ट्रू पार्ट में कंडीशन है, और ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट, नहीं होती तो ये स्टेटमेंट। और अगर ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो अंदर वाली कंडीशन तो चेक ही नहीं करनी। तो इसके एल्स के अंदर ये वाली स्टेटमेंट है। लेकिन अगर ये पहली ही सेटिस्फाई नहीं होती तो उसका एल्स ये लिखा हुआ है। ये आगे जगह कम थी, मैंने इस साइड पे क्लियर लिखा, उसका एल्स ये है। और इसके अंदर फिर एक कंडीशन आ रही है, उसके ट्री के अंदर भी कंडीशन है, उसके फॉल्स के अंदर भी कंडीशन है, और फिर ये हमारा सीक्वेंस ऑफ जो रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस है। तो इसके लिए मैंने ये फ्लो चार्ट भी बनाया। आपको कंडीशन आ गई, ये पहले वाली कंडीशन आ गई आपके पास। अगर ये ट्रू है तो ये कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे एक और कंडीशन आ गई, दिस वन। और उसके ट्रू होने पे स्टेटमेंट T1 है, या फॉल्स होने पे स्टेटमेंट F1 है, दिस वन, दिस T1 एंड S1। और इसका ये देखिए, ये स्टेटमेंट इफ कंडीशन यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो इसको क्लोज करके मैंने यहीं पे क्लोज किया, इसकी पैरेंथेसिस यहीं पे क्लोज करनी। ये इसके ट्रू पार्ट में है सारा कुछ, ये ऊपर वाली कंडीशन के ट्रू पार्ट में, सो ये यहां जाके कनेक्ट हुआ। इसका फॉल्स पार्ट के अंदर उसने जस्ट एक स्टेटमेंट F2 की थी, F2 आ गई, और ये यहाँ पे क्लोज हुई। ये इस स्टेटमेंट जो ये कंडीशन थी, इसका ट्रू का ये रिजल्ट। अब हम फॉल्स में आते हैं, एल्स पे, इसका एल्स आ गया, यहाँ पे भी कंडीशन आ गई, और इसका भी ट्रू है और फॉल्स पार्ट है, एल्स पार्ट है। ट्रू के अंदर स्टेटमेंट T3 आ गई और फॉल्स के अंदर F3 आ गई, और ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये वाली स्टेटमेंट, और ये ओवरऑल जो रिजल्ट है ये इस जगह पे जाके कनेक्ट हुआ, और उसके बाद आपका जो सीक्वेंस है वो अपना स्टार्ट। तो ये ब्रांचेस है ना जी, इसको समझना बड़ा जरूरी है, और इससे लॉजिक बनाना इंतहाई जरूरी है। आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लॉजिक स्ट्रोंग होती जाएगी। तो मैं आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, आप चारों बुक्स को पकड़ लें, जो बुक्स आपको मैंने बार बार रिकमेंड की हैं, उनकी एक्सरसाइजेस को बार 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 सारे सवाल उसके सॉल्व करें, तब आपकी लॉजिक अपने आप बिल्ड हो जाएगी। कोई लॉजिक कहीं और से आपके दिमाग में नहीं आनी, ये प्रैक्टिस से आती है, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है जिसके अंदर आपसे कहा गया कि आप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूजर से लें और परसेंटेज कैलकुलेट करें। अगर परसेंटेज उसकी 60 से ज्यादा है तो इसे फर्स्ट डिवीजन कह दें, 50 और 59 के दरमियान है तो ये सेकंड डिवीजन कंसीडर होगी,
और अगर 40 से 49 के दरमियान है तो इट्स अ थर्ड डिवीजन, एंड देन अगर 40 से कम है तो वो फेल कंसीडर। सिमिलरली एक प्रोग्राम मैंने और भी दिए, ये बुक्स के लिहाज से है कि अगर आपका एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर कोई बंदा है जो बुक लेता है, तो उसके ऊपर लाजमी है कि 5 दिनों के अंदर बुक वापस करे। अगर 5 दिन के अंदर नहीं वापस करेगा तो वो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से जो है फाइन लगेगा। फर्स्ट 5 डेज, पहले 5 दिनों का जो वो अगर टाइम के अंदर वापस नहीं करता तो उसे 10 रुपए फाइन है। अगर वो 6 10 डेज तक वापस नहीं करता तो देन उसके ऊपर फाइन है आपका 20 रुपीज। और अबव 10 डेज अगर आप वो मूव करते हैं तो 200 रुपीज एक पर डे का नहीं, यहाँ पे पूरा फाइन है कि आप उसे 200 फाइन कर दें। और अगर वो 30 डेज के बाद देता है, रिटर्न नहीं करता 30 डेज के अंदर, तो उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दें। मेंबरशिप होगी तो ही बुक इशू होगी, अगर मेंबरशिप कैंसिल होगी तो बात खत्म होगी। अब वो दोबारा मेंबर बने, दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए उस प्रोसेस में। तो इसके लिए भी प्रोग्राम बनाना है। ये भी वही इफ का सिनेरियो, नेस्टेड का, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस। तो अब हमने यहाँ पे परसेंटेज वाला वो बनाया है, एक प्रोग्राम आपको रिप्रेजेंट किया मार्क्स का, जिसके अंदर आपने 3 सब्जेक्ट्स लिए। और जो परसेंटेज मार्क्स क्योंकि आने हैं, इसमें पॉसिबल है कि तीनों वैल्यूज मेरे पास ऑड आ जाए, तो उसका आंसर मेरे पास क्योंकि फ्लोट में आएगा, इसलिए मैंने ये परसेंटेज फ्लोट टाइप ले लिया। तीनों वैल्यूज मैंने सब्जेक्ट्स की आपसे S1 S2 S3 में मार्क्स ले लिए। उसका परसेंटेज का फार्मूला क्या है? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने सपोज कर लिया था कि जो टोटल है वो 100 का। तो ऑब्टेन मार्क्स आपके पास है S1 जमा S2 जमा S3, एंड देन इस टोटल सम आ गया, उसको हमने 300.0 से डिवाइड किया। वाई? क्योंकि आपको पता है S1 S2 S3 इंटीजर टाइप के हैं, अगर मैं ये 0.0 लगाता तो ये इंटीजर डिवीजन बन जाता, तो वो फ्रैक्शन वाला मकसद फोर्थ हो जाता। इसलिए मैंने इसे 0.0 लगा के इस वैल्यू को एज अ फ्लोट कंसीडर करवा लिया। और अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके मेरे पास फ्लोट में आंसर आ गया। और अब मैंने इसकी वैल्यूज को चेक किया, इफ परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 60 है तो मैंने कहा फर्स्ट डिवीजन। अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है, ये एल्स का केस है। एल्स में फिर कंडीशन है कि अगर वो ग्रेटर देन 50 इक्वल टू 50, बेटे वो 60 फॉल्स करके आया नीचे, इसका मतलब है 60 नहीं है, 60 से कम है, आगे 50 चेक हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई हो गया कि वो 50 और 60 के दरमियान ही कहीं है। तो इक्वल टू 50 भी इसलिए लिखा है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये जो सेकंड हमारा रूल था वो सेटिस्फाई हो गया कि 50 इक्वल टू 50 से लेकर 60 के दरमियान वाला, तो हमने लिख दिया सेकंड डिवीजन। सिमिलरली अगर ये भी नहीं है तो एल्स पे आया, एल्स में फिर कंडीशन है कि 40 है। अब क्योंकि 50 भी फेल कर चुका है, तब ये चेक होगी ना। तो इसका मतलब है वैल्यू 40 इक्वल टू और 50 के दरमियान चेक हो रही है। अगर इन बिटवीन है तो आपने कह दिया थर्ड डिवीजन, एल्स वो बंदा फेल कर गया। तो ये हमने बनाया, इसके लिए प्रोग्राम रन हुआ, 75 83 89 वैल्यूज दी गई। इसने परसेंटेज कैलकुलेट की और उसने बता दिया कि परसेंटेज आपकी आई है 83.6667। और जब डिवीजन के लिहाज से ये फर्स्ट डिवीजन है और आपका प्रोग्राम। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर एल्स के अंदर जस्ट एक कंडीशन आ रही है, हर एल्स के अंदर एक कंडीशन आ रही है, उसका एक ट्रू पार्ट है एक फॉल्स पार्ट है। चले ट्रू के अंदर एक ज्यादा स्टेटमेंट भी आ सकती है, फॉल्स के अंदर एक ज्यादा स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन हर एल्स के अंदर एक आपके पास क्या आ रहा है, कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इफ, एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं या एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। लैडर सीढ़ी को कहते हैं ना, जैसे कि आप ये देखें, ये सीढ़ी सी बनी पड़ी है, ये स्टेप्स बन गए, तो ये सीढ़ी लैडर, तो ये बन गया। तो यहाँ पे भी वही मामला है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको वो बार बार एल्स और उसकी बॉडी के अंदर जाके इफ लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही जगह पे यहाँ पे इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन डू दिस, एक स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, अगर ज्यादा है तो आप उसे ब्रैकेट में कर दें। सिमिलरली ग्रेटर देन 50 दिस, ग्रेटर देन 40 डू दिस, एल्स डू दिस। यहाँ पे एक एल्स आएगा और इसके बाद कोई इफ नहीं आएगा, कोई कंडीशन नहीं आएगी, एल्स आएगा जस्ट। और आपका ये कहलाता है एल्स इफ स्टेटमेंट। ये एल्स इस सारों का एल्स है कि अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप ये कर दो। और उसके बाद मैंने ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए गुड बाय की एक स्टेटमेंट भी आपको रिप्रेजेंट कर। तो यहाँ पे वही सेम एग्जांपल दोबारा रन की, वही आंसर आया, वही गुड बाय आ गया। लेकिन चीज क्या है, कोड थोड़ा सा आप देख रहे हैं, फ्लो चार्ट देख रहे हैं, जरा इजी सा हो गया, डिसेंट सा हो गया,
घबराहट नहीं हो रही इसको देख के कि लॉजिक पता नहीं कौन सी लॉजिक आ गई है, प्रोग्राम देखने में भी जरा आसान सा लग रहा है। तो ये एल्स इफ का एक स्पेशल केस बनाया गया इस सिनेरियो में, जब आपके पास एल्स में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो, या प्रोग्राम की लॉजिक देखने में जरा मुश्किल लग रही है, तो इससे जरा आसान दोबारा देख लें। ये स्टेट चार्ट थोड़ा सा मुश्किल लेंथी है, कम्प्लेक्स कह लें, और अगर मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो ये थोड़ा सा कदरे उससे आसान है। उसके बाद हमारे पास अब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर की भी हमें जरूरत पड़ने लगी है। तो हमारे पास रिलेशनल के बाद जो तीसरी कैटेगरी ऑपरेटर्स की आती है, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड वो लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में आपके पास एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। लॉजिकल एंड आपको पता होगा, वन एंड वन, तो आंसर वन। लॉजिकल एंड क्या कहता है, जब तमाम वैल्यूज ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, कोई एक वैल्यू भी जीरो हो जाए तो रिजल्ट इसका जीरो। ये उसका ट्रूथ टेबल सा मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट, वन एंड वन वन, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो जीरो। सिमिलरली और क्या कहता है, कोई एक वैल्यू भी वन होगी, आंसर वन। वन और वन वन, वन और जीरो वन, जीरो और वन वन, जीरो और जीरो रिजल्ट। सिमिलरली नॉट क्या कहता है, नॉट कहता है मैं वैल्यू को रिवर्स कर दूंगा, अगर जीरो है तो मैं उसे वन कर दूंगा, वन है तो मैं उसको जीरो कर दूंगा। तो जैसे कि वन के पीछे नॉट, जीरो के पीछे नॉट, तो इसने इसे वन कर, वन को जीरो कर दिया, जीरो को वन कर दिया। हमारे एंड और जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब इसके दो ऑपरेंड्स हैं, जबकि और नॉट जो होता है उसका यूनरी ऑपरेटर है, उसका एक ऑपरेंड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन भी आ सकता है ब्रैकेट्स के अंदर, कोई भी चीज आ जाए, डजंट मैटर, एक्सप्रेशन कैलकुलेट होकर अल्टीमेटली एक वैल्यू ही बनेगी ना। और लॉजिकल ऑपरेटर के केस के अंदर वो ट्रू या फॉल्स होगी। आप कहते हैं ये ट्रू नहीं आ रही, वो फाइव आ रही है, सेवन आ रही है, अदर देन जीरो, फार्मूला वही है कि वो ट्रू है। तो उस केस में ट्रू या फॉल्स कोई मसला, अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो वो जो भी वैल्यू है वो उसने उसको देखना है और उसके ऊपर नॉट अप्लाई करके आपको आंसर। अब यहाँ पे हुई एक्सप्रेशन की सूरत में आपको कुछ मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स करने की कोशिश की है। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी डाल दिए, रिलेशनल भी डाल दिए, लॉजिकल भी डाल दिए। तो सबसे पहले अरिथमेटिक एवेल्युएट होंगे, देन आपके रिलेशनल एवेल्युएट होंगे, देन आपके पास जब चीजें बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो फिर आपका लॉजिकल ऑपरेटर एवेल्युएट होंगे। तो इस केस का आंसर जो है वो जीरो आ गया। सिमिलरली दिस वन, पहले अरिथमेटिक हुए, फिर ये पहले तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, जो वैल्यूज ये एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज थी वो आ गई। उसके बाद इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एवेल्युएट किया गया, आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब यहाँ पे आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है, ये अप्लाई होगा, इसने जीरो दे दिया, ये माइनस टू है, अदर देन जीरो वैल्यू क्या कंसीडर होगी, वन, वन आ गया, जीरो और वन का आंसर आपका वन आ गया, ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू कंसीडर। सिमिलरली फाइव इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेवन, जी बिल्कुल फाइव इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेवन होता है। और सॉरी, फाइव इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सेवन, फाइव छोटा है सेवन से, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो। जीरो के ऊपर नॉट लगा तो रिजल्ट क्या बन गया। अब हमारे पास क्योंकि अब ये और नेट का हमने मामला देख लिया एंड और का, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैंने अगर मैं इस प्रॉब्लम के साथ इसमें अभी भी मैंने लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया, अगर ये लॉजिकल ऑपरेटर मैं ना इस्तेमाल करूं तो इसका जो ग्राफ है और भी ज्यादा कम्प्लेक्स बने। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंप्लॉयज को इंश्योर करना चाहती है, तो वो कहती है कि अगर ड्राइवर मैरिड है तो इंश्योर कर दें, अगर ड्राइवर मैरिड नहीं है देन उस केस में चेक करें कि मेल है या फीमेल है। अगर मेल है और एज ग्रेटर देन 30 है तो उसे इंश्योर करें, और अगर फीमेल है और एज ग्रेटर देन 25 है देन उसको इंश्योर करें। तो यहाँ पे मैरिड के केस में ये बन गया, मैरिड है तो इंश्योर कर दें, मैरिड नहीं है तो क्या करें, चेक करें मेल है एंड एज ग्रेटर देन 30 है तो इंश्योर कर दें। अब इनमें से किसी भी वजह से फॉल हो सकता है, जेंडर की वजह से भी या एज की वजह से भी, हमें नहीं पता किसकी वजह से फॉल्स हुआ। तो वो इधर आएगा तो हमें दोबारा जेंडर भी चेक कर रहे हैं और एज भी इसलिए दोबारा चेक कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि ये तो श्योर हो चुका है कि ये मैरिड नहीं है तो इधर आएगा। लेकिन अभी इस तरह से फॉल्स किस वजह से हुआ है, क्योंकि दो एक्सप्रेशन हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हमने दोनों वैल्यूज को दोबारा चेक किया। जेंडर है उसका फीमेल है एंड एज ग्रेटर देन 25 है, तो वो अगर ट्रू है तो उसे इंश्योर कर दें, फॉल्स है तो इसका मतलब है ये हुई एलसीफ वाला सिनेरियो है कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो, तो ओवरऑल सिनेरियो क्या बन गया, नॉट इंश्योर्ड दिस। तो यहाँ पे आपसे वैल्यूज ले ली गई,
कैरेक्टर टाइप दो वेरिएबल्स लिए, एक एमएस लिया और एक जी लिया। जेंडर के लिए ये मैरिटल स्टेटस के लिए, मैरिटल स्टेटस के लिए, और ये एज ले लिया इंटीजर टाइप। हमने उसे कहा एंटर द मैरिटल स्टेटस ऑफ ड्राइवर, और उसमें उसे ये हिंट दे दिया कि या तो आप एम प्रेस करेंगे या एस फॉर सिंगल प्रेस करेंगे। तो यहां से सीन करवा ली एमएस, ये वेरिएबल जो हमने एमएस लिया था कैरेक्टर टाइप का, वो इसके अंदर कोई जो भी वैल्यू देगा वो एक सिंगल कैरेक्टर के तौर पे इसमें आके स्टोर हो, वो एम देगा या एस देगा, जैसे ही एस प्रेस करेगा वो सिंगल कैरेक्टर वाला जाके स्टोर हो जाएगा एमएस में। सिमिलरली फिर वो आपसे कहेगा एंटर द जेंडर ऑफ द ड्राइवर, एम या एफ, एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल, तो आप इससे उससे जेंडर ले लेंगे। उसके बाद आपको कहेगा एंटर द एज ऑफ द ड्राइवर, आप ड्राइवर की एज एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एम दिया, एफ दिया, 33 दिया। तो उसने हमें यहाँ पे एक कंडीशन के मुताबिक चेक किया, एम एस इक्वल कंपेरिटिव ऑपरेटर है एम के, कि भाई ये मैरिड है, तो हमने यहाँ पे स्टेटस दिया था मैरिड, तो मैरिड है तो उसने ये अगली चीजें चेक ही नहीं करनी, उसने यहीं पे कह देना इंश्योर्ड। और अगर ये सिंगल देते मैं इसे एस देता तो ये मैरिड एम सेटिस्फाई ना होता, तो ये इधर आता एल्स वाली साइड पे, और ये चेक करता ये मेल है, ये मेल नहीं है, तो बी ये इस पे आता, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, जी बिल्कुल एफ है जेंडर, और एज इसकी ग्रेटर देन 25 है, जी भी एज भी 25 है, तो ये वाली इंश्योर्ड वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और इसके बाहर निकल जाता। बाहर निकलते हुए आपको गुड बाय पैसेज प्रिंट करता और रिटर्न। तो उसके बाद हमारे पास जो ये प्रॉब्लम है, इसको मजीद, ये प्रॉब्लम को मजीद आसान बनाने के लिए अब आपको दिखाया जा रहा है दिस वन। यही इनपुट्स का वही मैकेनिज्म है, बस आप देख रहे हैं सिर्फ एक इफ लगाया, वो तीन हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहे थे, तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग करके लिख दिया। इफ एम एस इक्वल कंपेरेटिव ऑपरेटर एम, तो, या, और, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि ये सिंगल भी देना जरूरी था कि ये सिंगल हो, एज इक्वल उसकी एम क्यू, एंड एज ये जेंडर मेल हो, और एज, ये एंड के साथ आपस में तीनों कंडीशंस आ गई। ये कंडीशन भी आ गई कि सिंगल है, फीमेल है और एज ग्रेटर देन 25 है, ये सिंगल है, मेल है, एज ग्रेटर देन 30 है, या ये पूरा सेटिस्फाई कर ले, या ये पूरा सेटिस्फाई कर दे, या ये कर दे, या इनके अलावा दो कंडीशन भी आपस में सेटिस्फाई कर सकता है कि वो मैरिड, सॉरी दो नहीं, कोई एक इनमें से सेटिस्फाई होगी, जो भी सेटिस्फाई हो जाए वेल एंड गुड, हमें मैसेज का मिल जाएगा इंश्योर्ड। और अगर इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होती तो मैसेज का मिलेगा नॉट इंश्योर्ड। मतलब आपकी जो जो कम्प्लेक्सिटी अभी आपने देखी, तो ये काफी हद तक रिड्यूस होगी, और अभी ये कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस्ड है क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेटर आ चुका है। अगर एंड ना होता तो आप देखें यहाँ पे दो कंडीशनल ऑपरेटर्स आते, और इसमें भी दो कंडीशन और ऑपरेटर्स, मतलब ये सिंबल्स आपको डायमंड सिंबल और देने पड़ते हैं इसको सेटिस्फाई। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राफ बनता मैसिव किस्म का, जो कि एंड ऑपरेटर ने रिड्यूस किया, और उसके बाद और ऑपरेटर के जरिए मिला के हमने इसे मजीद भी क्लोज कर दिया। अब हमारे पास कंडीशनल एक ऑपरेटर है, ये लास्ट ऑपरेटर है जी, घबराना नहीं। ये क्या कहते हैं, इसका सिंटैक्स ये है कि आप यहाँ पे, वहां पे तो हम इफ के साथ कंडीशन देते थे, ये कहते हैं नहीं, कंडीशन ऑपरेटर का जो ऑपरेटर्स है ये दो चीजों पे, एक कंडीशन का सिंबल, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क साइन है, और ये कॉलन साइन। यहाँ पे ये कहता है कंडीशन क्वेश्चन मार्क, जो ट्रू स्टेटमेंट आनी है वो यहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट आनी है वो एल्स वाला जो पार्ट है वो इस जगह पे, और ये सेमीकोलन। जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है कि आपने एक कैरेक्टर लिया वाई, ये ए, और उसके अंदर आपने इंटीजर टाइप वाई लिया, ए की वैल्यू इनपुट करा ली, और आपने चेक किया कि क्या ये 65 से लेकर 90 के दरमियान है। 65 से 90 के दरमियान किस सूरत में होगा, जब कैपिटल अल्फाबेट आप कोई प्रेस करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल जेड के दरमियान में रहती है। तो ये उस केस में y को क्या दे देगा 1, अदरवाइज y को क्या दे देगा 0, कि भाई ये क्या प्रोग्राम विल वेरीफाई वेदर द एंटर कैरेक्टर इज एन अपर केस अल्फाबेट और नॉट। सिमिलरली जब मैं इधर आता हूं तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मैं 3 नंबर यूजर से इनपुट लेता हूँ और ये बताया जाए कि इन तीनों में से जो बड़ा नंबर है वो मेरे पास आ जाए, कि वो बड़ा नंबर कौन सा है। फर्ज किया मैंने ए के अंदर दिया 7, बी के अंदर दिया 17 और सी के अंदर दिया 25। अभी हमें पता तो चल गया 25 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसका कंपैरिजन होगा सारा, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए ग्रेटर देन बी चेक हुआ, ट्रू के अंदर दोबारा ये पूरा एक एक्सप्रेशन आ गया।
जब ये पूरा मतलब एक कंडीशनल ऑपरेटर का सीक्वेंस और आ गया, इसको ब्रैकेट में उसने कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट कंसीडर करनी होती है, और इस पूरी स्टेटमेंट को इसने ब्रैकेट में करने का मकसद ही ये है कि इस पूरे को आप एक सिंगल स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, और फॉल्स के अंदर ये सिंगल स्टेटमेंट एज कंसीडर, और इस केस के अंदर ट्रू होगा तो अगर ए ग्रेटर देन बी है ट्रू हो गया, और ए ग्रेटर देन सी भी है तो इसका मतलब ए सबसे बड़ा है तो ए रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज इस केस में सी रिटर्न हो जाएगा कि नहीं है। और अगर ये ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब है बी बड़ा है ए से, तो बी बड़ा है सी से, अगर बी बड़ा है सी से तो बी रिटर्न कर दो, अगर बी बड़ा सी से नहीं है क्योंकि ए से तो बड़ा हो चुका है, तो इसका मतलब है सी बड़ा है तो सी रिटर्न कर दो। ओवरऑल आपका पास ये कंडीशनल ऑपरेटर इस तरीके से भी वर्क करते हैं, मेरे ख्याल समझ आ गई होगी। और अब हायरार्की ऑफ द ऑपरेटर्स हमने अरिथमेटिक भी देख लिए, रिलेशनल भी देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये चार बड़ी टाइप्स के हमने ऑपरेटर देख लिए। इनकी लॉजिक एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो आपके सामने है, कि पहले लॉजिकल नॉट है, फिर वो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की जो हायरार्की है वो है, और रिलेशनल की हायरार्की जो एग्जीक्यूशन है वो ये है कि लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू पहले परफॉर्म होता है, और कंपैरेटिव जो आपके ये इक्वल और नॉट इक्वल वाले हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद इनको परफॉर्म किया जाएगा। अगर एक एक्सप्रेशन में सेम लेवल के ऊपर एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है, तो सबसे पहले एंड परफॉर्म होगा और उसके बाद और का ऑपरेटर। ऑर्डर चेंज करने के लिए आप पैरेंथाइज कर दें तो और बात है, नहीं पैरेंथाइज करेंगे ऐसे ही लिखा हुआ है प्लेन, तो फिर वो पहले एंड देन और उसके बाद सबसे आखिर में आपकी असाइनमेंट होगी। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस का पता चलता जाए। मजीद आपको जो भी क्वेरी हो, कोई बात हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डेली बेस पे आंसर करता हूँ, तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह।